जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है कि हम लोग BHEL में जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेड आर्टिजन ग्रेड 4 का, आज हम लोग उसका पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आप लोगों को जो कि फिटर का जो है कि आपको हर कोई आपको पेपर डिस्कस कराने वाला मिल जाता है। क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा व्यू कमाने के चक्कर में लोग वहाँ पे जो है कि वीडियो बनाते हैं। बट अगर उन्हीं से बोलो कि आप सर मशीनिस्ट का दे दो, मशीनिस्ट का या आप कर दो, या फिर आप जो कि टर्नर का भी ला दो क्वेश्चन, तो वो लोग नहीं लाते हैं। तो मैं इसके लिए क्या किया हूँ कि मशीनिस्ट और टर्नर के लिए आपके लिए जो है कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ। जो कि क्वेश्चन क्या है, ये आपका BHEL जो 12 जनवरी को हुआ था पेपर, उसी को आज मैं आपको डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसमें जो कि टोटल 3 पार्ट में हुआ था, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन था, जो कि 70 + 30 + 20 के रेशियो में ये बांटा हुआ था। और इसका टोटल टाइम जो था वो 90 मिनट की आपको टाइम दी गई थी। और टोटल मार्क्स की बात करें तो आपका जो है कि 120 क्वेश्चन के लिए 120 मार्क्स दी गई थी। 120 क्वेश्चन था और 120 मार्क्स की हमारे यहाँ पे क्वेश्चन थी। देखिए इसमें जो है कि आपको जितना भी प्रीवियस पूछा गया था, जो एग्जाम में पूछा गया, वो सारा आंसर क्यों यहाँ पे हमने लेके आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो करिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है ट्रेड थ्योरी से। ट्रेड थ्योरी का हम लोग का जो कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वी ब्लॉक इन ए मैकेनिकल वर्कशॉप, तो मैकेनिकल वर्कशॉप में जो कि वी ब्लॉक का क्या काम होता है। तो वी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो वी ब्लॉक किस टाइप से होता है, कुछ हम लोग का देखिएगा तो प्रॉपर, तो कुछ इस टाइप से हम लोग का देखने में लगता है। अगर वी ब्लॉक की वर्क की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हम लोग का एक सिलेंड्रिकल जॉब को ये जो है कि पकड़ने का काम करता है। सिलेंड्रिकल वर्कपीस को जो कि होल्ड करने का ये काम करता है। अगर वहीं पे बात करें कि इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है। अगर बात करें कि वी ब्लॉक का अगर साइड एंगल एक कोण की बात करेगा तो इसका जो होता है 45 डिग्री होता है। वहीं पे जो कि इंक्लूडेड एंगल बोल दे, यानी कि दोनों कोण का बोल दे, तो हमारा जो है कि 90 डिग्री की होती है। यानी कि वी ब्लॉक से मुख्यतः 2 से 3 सवाल बनते हैं, जिसमें कि एक आपका होता है कि वी ब्लॉक का वर्क क्या है, दूसरा होता है वी ब्लॉक का सिंगल एंगल कितना होता है, तो हम लोग का 45 डिग्री होता है अगर एक साइड की पूछ दे। वही इंक्लूडेड एंगल अगर पूछ दे तो हम लोग का 90 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्वेश्चन था वी ब्लॉक मैकेनिकल वर्कशॉप में किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे जो है कि सिलेंडर का वर्कपीस को होल्ड करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जी। अब देखते हैं लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो डॉट पंच पॉइंट, अगर पंच की बात करें तो पंच हम लोग का मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पंच कितना प्रकार का, तो 3 टाइप्स की होती है हम लोग का पंच। कौन कौन सा, तो पंच की अगर हम बात करें तो हम लोग का 3 प्रकार का पंच होता है। वो कौन कौन सा अगर हम बात करें तो पहला जो होता है वो हम लोग का होता है प्रिक पंच। कौन सा, प्रिक पंच। प्रिक पंच की अगर हम बात करें कि कितने डिग्री का एंगल होता है, तो उसकी जो गलती है वो 30 डिग्री की है। दूसरा होता है डॉट पंच, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा है। तो डॉट पंच की हम लोग की कितनी एंगल होती है, तो वो होती है मतलब कि 60 डिग्री। वहीं एक और तीसरा होता है, वो होता है हम लोग का सेंटर पंच। सेंटर पंच की एंगल अगर हम लोग से पूछा जाए तो वो होती है 90 डिग्री। अब ये सारे ये तीनों पंच के हम लोग का एंगल होते हैं। प्लस जो है कि कई बार इनके यूज पूछ लेते हैं कि डॉट पंच का क्या काम है, प्रिक पंच का क्या काम है, सेंटर पंच का क्या काम। तो डॉट पंच का काम जो है कि हम लोग का शॉर्ट मेटल में, किसमें, तो शॉर्ट मेटल में जो है कि मार्किंग को निशान देने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। वहीं जो है कि डॉट पंच की अगर बात करें जो कि 60 डिग्री एंगल होता है, तो ये थोड़ा हार्ड मेटल में है, जैसे कि कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, ये सारे जब धातु होते हैं तो उसमें जो है कि हम लोग जो मार्किंग करते हैं, मार्किंग को उसको परमानेंट दिखाने के लिए, जाके हम लोग जब कटिंग कर रहे हो, फाइलिंग कर रहे हो या मशीनिंग कर रहे हो, उस समय कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग जो है कि डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें कि इसमें एक पंच से दूसरे पंच के बीच का जो दूरी होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक पंच ये है और दूसरा पंच ये लगा हुआ है, तो ये दोनों पंच के बीच का दूरी भी कई बार पूछ लेता है। तो हम लोग का 3 से 5 mm के बीच का दूरी होना चाहिए। क्लियर। वहीं बात करें सेंटर पंच, तो सेंटर पंच हम लोग का जो है कि बेसिकली इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब हो या कोई भी जिसपे जब हम लोग को हॉल करना है, तो वहाँ पे बीच में केंद्र बिंदु पे हम लोग जो कि सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, ये जो कि डीप कम जाता है, डीप में कम होता है, बट इसका जो कि भी शेप ज़्यादा बनता है, उभार बिंदु, यानी कि जो हमारा सरफेस है अगर हम इस पर पंच करेंगे तो इसका जो मटेरियल है बाहर की ओर ये ज़्यादा चौड़ा की ओर फैलेगा, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग का कोई भी ड्रिल बिट को स्थान देने के लिए यहाँ पर स्थान देगा, ताकि वो अच्छा से ग्रिप बने और वहाँ पे हम लोग जो कि अगर मशीन को वर्क करें तो वो हम लोग का हॉल में अच्छे से अंदर की ओर घुसे, ताकि वो आसानी से काट सके। जी हम आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। जो भी इसमें जो इससे सवाल बन सकता है वो सारा मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सॉल्व कराते जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि G21 किसका बोल रहा है, तो G21 के बारे में बात कर रहा है। तो G21 जो कोड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है,
तो देखिए 2-3 प्रकार होता है, एक होता है G21, G22, फिर बात कर ले G20 या फिर आपका G00। तो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि पहले पूछा G21, तो G21 होता है मीट्रिक यूनिट के लिए, यानी कि मीट्रिक का संबंध किससे है। अगर कुल मिला के बोले कि G21 का जो CNC में इस्तेमाल किया था कोड का, वो होता है मिलीमीटर डाटा के लिए, ठीक है। जब मिलीमीटर हम लोग को डाटा अगर इंक्रीज करना है, उसके अंदर पुट करना है, तो उस हम लोग G21 कोड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर जब हम लोग को बात कर देगा कि ये इंचेस में अगर हम लोग का काम करना हो, जैसे इंचेस यूनिट के यहाँ पे दिया था, इसके लिए हम लोग जो है कि G20 का इस्तेमाल करते हैं। G20 कोड किसके लिए है, तो इंचेस के लिए आपको है, जिसको कि कई बार हम लोग को ब्रिटिश में भी लिखा हुआ मिलता है। किसमें, तो ब्रिटिश वर्क में, ब्रिटिश अगर बोलेगा ब्रिटिश सिस्टम में, तो हम लोग G20 का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर बात करें कि रैपिड मोशन की, तो रैपिड मोशन हम लोग का क्या होता है, G00 जो है कि हम लोग का रैपिड मोशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वहीं अगर G01 के पूछ दे तो वो होता है हम लोग का लीनियर मोशन में, लीनियर इंटरपोलेशन, यानी कि लीनियर इंटरपोलेशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो G01 का। आई होप यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। G00 की अगर बात करें तो किसका प्रयोग होता है, तो G00 से हम लोग का रैपिड मोशन, प्लस वहीं G21 मिलीमीटर यानी कि मीट्रिक में, G20 इंचेस यानी कि ब्रिटिश सिस्टम में, G20 का मतलब है G20 का तो होता है इंचेस के लिए, और G01 जो होता है हम लोग का वो हो जाता है आपका लीनियर इंटरपोलेशन। तो ऐसे करके G कोड, M कोड, ये सारा जो है कि 2 प्रकार के कोड होते हैं, जो कि आपको जानना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं देखते 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोलता है कि कौन सी मानक माइक्रोमीटर रेंज नहीं है। तो माइक्रोमीटर की रेंज की अगर हम लोग बात करें तो कुछ हम लोग का इस शेप में माइक्रोमीटर हम लोग को देखने को मिलता है। ये वाला भाग हम लोग फ्रेम बोलते हैं। यहाँ पे आपको पीछे में छोटा सा लगा रहता है, वो होता है रेचेट स्टॉप। फिर यहाँ पे आपको जो है कि यहाँ पे आपको स्लीव मिल जाता है, स्लीव यहाँ पे रहता है, ये आपका थिम्बल हो जाता है, और यहाँ पे फ्रेम रहता है, यहाँ पे एक लॉक नट रहती है। तो अगर बात करें कि माइक्रोमीटर की रेंज यहाँ पे पूछा जाए तो माइक्रोमीटर की रेंज जो है 25 के रेंज होती है, यानी कि कैसे, तो 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, कुछ इस टाइप से आपका एक रेंज में ये व्यक्त रहता है। हर स्थिति में वो 25 के रेंज में ही वो मिलते जाएगा। क्लियर, यानी कि हर स्थिति में जो गैप उसका होगा वो मिनिमम 25 का ही, 0 से लेकर 25, 25 से 50, कुछ इस स्थिति में रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पूरा कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है 30 to 60, तो जी हाँ, नहीं में बोला तो 30 to 60 हो जाएगा। ऑप्शन 2 में देखते हैं 25 से 50, जैसे हमने बताया यहाँ पे 25 से 50 होगा। 0 से 25 यहाँ पे है 75 से 100, तो 75 से 100 भी आपका होता है, क्योंकि ये का भी गैप अगर आप देखोगे 100 माइनस 75 करोगे तो आपका कितना हो गया, 25 का गैप गया, यानी कि ये भी आपका जो है कि माइक्रोमीटर में एक नेचुरल रूप में पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछता है क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अप्लाइंग मार्किंग ब्लू ऑन ए वर्क पीस। तो हम लोग वर्क पीस पर मार्किंग के समय ब्लू से मतलब है यहाँ पे प्रशियन ब्लू की बात कर रहा है, किसकी, तो प्रशियन ब्लू की। तो प्रशियन ब्लू में हम लोग जो है कि वर्क पीस में हम लोग अप्लाई क्यों करते हैं, मार्किंग के लिए। तो जब हम लोग बात करें कि किसी भी लाइन को हमने कोई भी एक जॉब बनाया, तो जॉब के ऊपर जब लाइन को ड्रॉ करना है तो सिंपली अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो नहीं दिखेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है पहले एक हम लोग जो है कि कोटिंग करते हैं। जब कोटिंग करते हैं तो उसके ऊपर हम कोई भी, जब इस टाइप से मान लो हमने जो है कि वर्क पीस था उसके ऊपर हमने जो है कि इस टाइप से हमने कोटिंग कर दिया। अब अगर हमको जो इसके ऊपर से मार्किंग करना है, कोई भी एक सिंगल मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग को मार्किंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्टेंस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हम लोग उसको पर एक लाइन खींचेंगे, आरे खींचेंगे, जिससे कि हम लोग को दिख सके कि क्या आखिरकार बनाना है। तो ये हो गया। और उसमें भी अगर बात करें कि मार्किंग में ब्लू की बात करें, प्रसन ब्लू की, तो वो हम लोग का इस्तेमाल होता है फिनिशिंग वर्क पीस में। किसमें, तो फिनिशिंग वर्क में। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, टू हार्ड द सरफेस, या हार्डनेस से यहाँ प्रेशन मार्किंग मीडिया का जो प्रेशन ब्लू है उसमें सरफेस हार्डनेस से कोई मतलब नहीं है। टू इंक्रीज, इसके लिए सरफेस हार्डनेस के लिए हम लोग एनिलिंग, डक्टिल एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये सब प्रोसेस करेंगे। फिर है टू इंक्रीज एक्सेस द कटिंग टूल। कटिंग टूल के लिए हम लोग को कार्बाइड टूल चाहिए, एचएसएस टूल, माइल, ये जो है वो सारा टूल चाहिए। फिर है टू इम्प्रूव ग्रिप। ग्रिप के लिए हम लोग जो कि नर्ल करते हैं, ना कि आपका जो कि प्रसन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट को यहाँ पे दिया 4th ऑप्शन में, टू मेक ले आउट लाइन विजिबल। तो जी हाँ, लाइन को विजिबल हो अच्छी तरह से, उसके लिए हम लोग जो कि प्रसन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहीं पे अगर मार्किंग मीडिया के अनेक नाम बताएं तो यहाँ पे आपका वाइट वाश होता है,
चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, जो कि चूने के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौक का हो गया, आपका कॉपर सल्फेट हो गया जो कि काफ़ी जहरीले होती है। तो अनेक अनेक प्रकार के कई प्रकार के हम लोग का जो है कि मार्किंग मीडिया इस्तेमाल की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में अगर बात करें तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 में एल्युमिनियम की टर्निंग के लिए कटिंग स्पीड की रेंज कितनी होनी चाहिए। किसकी बात कर रहा है? तो एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम की अगर हम लोग टर्निंग कर रहे हैं तो एल्युमिनियम सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना होगा कि एल्युमिनियम किस प्रकार का मेटल है। तो एल्युमिनियम जस्ट लाइक एक हम लोग का सॉफ्ट मेटल के अंतर्गत आता है। तो सॉफ्ट मेटल में जब भी अगर बात करें तो इसको बस देखिए, कभी भी अगर दो तरह का मेटल होता है, एक होता है हार्ड मेटल और दूसरा होता है सॉफ्ट मेटल। हार्ड मेटल में हम लोग का जो कि कटिंग स्पीड कम रहेगा, लॉस रहेगा, कटिंग स्पीड जो है कि लो रहेगा। और वहीं पे सॉफ्ट मेटल में जो है कि कटिंग स्पीड अधिक रहेगा, यानी कि फास्ट रहेगा। क्लियर। कैसा रहेगा? तो अधिक रहेगा, जो कि हम लोग का फास्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग को बात किया कि किसका पूछा था, यहाँ एल्युमिनियम जो मेटल है उसका टर्निंग करा, और वो भी किससे? तो हाई स्पीड स्टील टूल के माध्यम से। तो हाई स्पीड स्टील टूल के माध्यम से जब हम लोग टर्निंग करेंगे एल्युमिनियम में, तो उसका जो कटिंग स्पीड होगा 70 से लेकर 100 मीटर प्रति मिनट, इसका जो है कि कटिंग स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से क्या शंकु पुली प्रारूप के हेड स्टॉक की एक हानि है। तो देखिए यहाँ पे गियर्ड, अगर हेड स्टॉक की बात करें तो हेड स्टॉक जो हम लोग का मुख्यतः दो प्रकार का होता है। हेड स्टॉक कैसा होता है? तो हेड स्टॉक जो है हम लोग का दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है कोन पुली हेड स्टॉक, कोन पुली हेड स्टॉक, जिसके बारे में कि सवाल में पूछा गया है। ठीक है। दूसरा होता है हम लोग का गियर टाइप हेड स्टॉक, गियर टाइप हेड स्टॉक, जो कि किस में होता है? तो गियर टाइप हेड स्टॉक जो है आपका जो है कि जो कन्वर्सन मशीन होता है आपका लेथ का, उसमें होता है। यानी कि दो ही प्रकार का आपका कोन पुली और गियर टाइप हेड स्टॉक होता है। अब अगर इसकी बात करें तो गियर टाइप हेड स्टॉक जो है कि काफ़ी महंगी और खर्चीला होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग हर जगह नहीं करते। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे प्रिसिजन वर्क हो रहा हो, जब हम लोग का थ्रेड काटना हो, वैसे वैसे मशीनों में ये हम लोग गियर हेड स्टॉक लगाएं, और ये थोड़ा सा महंगा भी होता है। और वहीं पे कोन पुली हेड स्टॉक बोले तो ये एक नॉर्मल मशीन में भी फिट किया जा सकता है, और इसका अगर यूज करें दोनों भी हेड स्टॉक का, तो ये जो है कि स्पीड को रिड्यूस और इंक्रीज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब यहाँ पे इसका क्या एक हानि है, यानी कि लॉस है, किसके बारे में पूछ रहा है? तो कोन पुली हेड स्टॉक की। ऑप्शन होता है प्रचालन के दौरान कम राव, इससे जो है कि क्या कम राव, ये तो राव से मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश होता है शायद, पता पाता हूँ। धनात्मक चालन जब पार्श्व गियर आबंधित हो, यानी कि ये पूछ रहा है कि क्या पॉजिटिव आपका जो है कि स्पीड होगा जब बैक गियर जो इंगेज हो, या फिर उच्च भार का वहन कर सकता है। तो ऐसा तो कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी कम खर्चीला होता है। क्या हमने बोला कोन पुली के बारे में? ये काफ़ी कम खर्चीला होता है, काफ़ी सस्ते में होता है। वही बात का 4 नंबर में, तो स्पिंडल की चाल को परिवर्तन करने में समय लगाता है। जी हाँ, ये होता क्या है कि कोन पुली जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जो स्पिंडल का स्पीड को जब हम लोग को चेंज करना होता है एज ए गियर में, कि हम लोग को बड़े पुली से छोटे पुली माना, छोटे पुली से बड़े पुली में जाना है, उसमें ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये टाइम टेकन वर्क होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। वहीं जो कि गियर हेड स्टॉक जो है कि हम लोग काफ़ी जल्दी उसको जो हम लोग इस प्रयोग में ले आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर क्या बोलता है? स्लिप गेज को प्राय जलवायु नियंत्रण परिवेश में क्यों रखा जाता है? यानी कि बोल रहा है कि स्लिप गेज जो हम लोग का मटेरियल है उसको हम लोग जलवायु यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग उसको अच्छी तरह से क्यों रखते हैं। सबसे पहले बात की इसको किस टेम्परेचर, तो इसके लिए जो है कि 20 डिग्री सेल्सियस जो है अनुकूल टेम्परेचर मानी जाती है, 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस अनुकूल मानी जाती है। एक तो इसका ये हो गया स्लिप गेज। स्लिप गेज का अगर हम यूज बोले तो स्लिप गेज क्या होता है कि किसी भी वर्कपीस की लेंथ, बैक जो है बीच की गैप वगैरह चेक करने के लिए, बीच की गैप चेक करना, वहाँ पे फिलर गेज भी होती है, और स्लिप गेज के सहयोग से भी आप कर सकते हैं। स्लिप गेज एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजरिंग के काम आता है। क्लियर। अब इसमें देखिए क्या होता है कि आपको अलग अलग स्लिप गेज के एक बॉक्स में अलग अलग पीसेस के रूप में आपको जो है कि नंबर के हिसाब से, साइज के हिसाब से ये आपको पीसेस मिलेंगे। अब इसमें अगर आपको किसी भी वर्क पीस का अगर आपको साइज लेना है, मान लीजिए हम लोग को कुछ इस बड़े सा एक वर्क पीस है, इसका हम लोग को साइज लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर स्टैंडर्ड साइज में नहीं है वर्क स्लिप गेज, तो हम लोग एक पीस में, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 2 से 3 स्लिप गेज को इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें होता है क्या, मान लीजिए एक स्लिप गेज ये है, दूसरा ये है, तो दोनों को जोड़ने के लिए जो हम लोग क्या वर्क करते हैं, वो दोनों का आपस में हम लोग रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होता है कि बीच का जो एयर है, क्या होता है, एयर जो है
क्यों निकल जाता है? जब एयर निकल जाता है तो दोनों आपस में काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है, जिस कारण कि चिपकने वाले एक सॉलिड रूप हो जाता है और हम लोग उसको किसी को मेजर करने में या इसके द्वारा मार्किंग करने में काफ़ी आसानी होती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखें कि स्लिप गेज को प्राय जलवायु नियंत्रण परिवेश में क्यों रखा जाता है? तो इसका कारण है कि तापमान संबंधी प्रसार की उपेक्षा करके विमीय स्थायित्व सुनिश्चित करना। यानी कि जो डायमेंशन वर्क इसका जो है कि अगर टेम्परेचर कम बेसी रहेगा तो ये क्या होता है कि इसका एक्यूरेसी बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो कि डायमेंशन बिगड़े ना, इसके लिए जो है कि हम लोग एक टेम्परेचर इसके लिए अनुकूल रखते हैं। अगर आप देखिए क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा था, इसका आंसर नहीं भी आता आदमी ना, तो ऑप्शन से इसको जो है सुधार बना लेता आराम से। सेकंड ऑप्शन क्या होता है? चोरी रोकना। इससे क्या मतलब है? ये स्लिप गेज का ये टेम्परेचर से चोरी को रोकना का क्या मतलब है? दूसरा बोलता है चालकता में वृद्धि करने के लिए। स्पीड से क्या मतलब है? तीसरा बोलता है इसके चुंबकीय होने का कारण। जी नहीं, मैग्नेटिक पावर नहीं होता है, जो कि यहाँ बीच में एयर सिस्टम होता है, एयर होता है, दो लोगों को जो आपस में जोड़ने का काम करता है, दो बिट को, वहाँ पे एयर को हटाना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए जब हम लोग एयर को हटाते हैं तो फिर काफ़ी अच्छे से दोनों पीस आपस में चिपक जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? खराद खाचन प्रचालन में प्राथमिक कर्तन बल डैश होता है। यानी कि कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि लेथ टर्निंग के समय प्राथमिक कटिंग फोर्स जो है कि कैसा होता है, किस ओर होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्या बोलता है? वर्कपीस के साथ अक्षीय रूप में। जो हम लोग का मान लीजिए वर्कपीस है, लेथ मशीन में हम लोग का वर्कपीस कैसा होगा? ये हम लोग का हेड स्टॉक हो गया और ये हम लोग का टेल स्टॉक हो गया। ठीक है, इधर हेड स्टॉक, इधर टेल स्टॉक। यहाँ पे हम लोग का चक में जो है कि हम लोग का वर्कपीस बंधा हुआ है, यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्राथमिक कटिंग फोर्स जो है कि कटिंग बल कैसा कार्य करता है। तो वर्कपीस के अच्छी रूप में तो क्या स्टेप्स? तो जी नहीं। दूसरा बोलता है फीड के स्पिंडल अक्ष के दोनों के लंबवत। तो फीड के दोनों एक्सिस से लंबवत तक कोई मतलब ही नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं। थर्ड बोलता है टूल संघ की और आर्य रूप में, यानी कि एक एंगुलर रूप में। तो जी हाँ, जब हम लोग टूल यहाँ पे लगाते हैं, आपको यहाँ पे मैं एक टूल लगा के दिखाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे एक टूल लगाते हैं तो क्या होता है? टूल की बात करें तो टूल हम लोग का, जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे टूल बना लिया, टूल को हम लोग लगाते हैं तो टूल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टूल पोस्ट में यहाँ पे तो इसको क्या करते हैं, ये धीरे धीरे जो फोर्स देगा तो यार हम लोग का ये वर्कपीस जो है कि रोटेट करते हुए रहता है, तो हम लोग को ये कटिंग करता है। और उस स्थिति में हम लोग का टूल जो है कि कुछ डायरेक्शन में चलेगा और जो कि जॉब हम लोग का ऐसा घूमते रहेगा, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा तो हम लोग का जॉब का टर्निंग होते जाएगा। और यहाँ पे बात किया जाए टर्निंग के बारे में, खास टर्निंग के बारे में बात किया गया। अगर वहीं जो फेसिंग की बात कर तो हम इसको फोर्स जो है कि सामने क्रॉस की ओर देते। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है किसी स्थिर टूल होल्डर में कर्तन के टूल सामान्यतः डैश सेट किए जाते हैं। यानी कि किसी स्थिर टूल होल्डर, यानी कि बोल रहा है कि जो हम लोग का टूल होल्डर जहाँ स्थिर रहता है तो उसमें कटिंग टूल सामान्यतः कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मैं आपको इसमें एक ड्राइंग के माध्यम से काफ़ी अच्छे से आपको मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि हम लोग का यहाँ पे एक टर्निंग के लिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे हेड स्टॉक है, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश। यहाँ पे जो है कि टेल स्टॉक है, ठीक है, टेल स्टॉक है। अब ये क्या होता है, दोनों का एक एक्सिस में हम लोग का जॉब यहाँ से लेकर एक सिलेंड्रिकल जॉब जो है कि यहाँ पे बंधा हुआ रहता है, जो कि इसके सपोर्ट में रहता है। ये जो हम लोग का एनुअल निकला हुआ रहता है उसके सपोर्ट में, और यहाँ पे चक से बंधा हुआ रहता है, और एक कुछ इस टाइप से हम लोग का रोटेट कर रहा होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है कि हम लोग जब टूल लगाते हैं तो वो बोल रहा है कि टूल जो है कि हम लोग कैसा लगाते हैं। तो क्या ये जॉब का सेंटर में लगाएंगे या फिर जॉब से ऊपर लगाएंगे? क्या बोलता है? वर्कपीस केंद्र की ऊंचाई से ऊपर। तो जी नहीं, देखिए केंद्र की ऊंचाई से ऊपर लगाएंगे ना तो क्या होगा कि टूल का हमारा ऊपर वाला पॉइंट तो कटिंग पॉइंट जो कि वो काटेगा नहीं, बल्कि वो जो नीचे पीछे का बैक एंगल है वो उसमें रगड़ खाएगा, जो कि हम लोग का टूल को जल्दी डैमेज कर देगा। फिर बोलता है वर्कपीस के केंद्र ऊंचाई से नीचे। अगर हम लोग कटिंग टूल से नीचे हम लोग रख देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि हम लोग का इसमें से जो है कि कॉर्नर में पिप बन जाएगा। क्या बनेगा? तो पिप बोल देंगे, जो कि एक छोटा सा देखिएगा नुकीला आकार में ऐसे बन जाता है। हम लोग का जॉब इस टाइप से है और लास्ट में ये ऐसा बना हुआ बच जाता है। ये क्या होता है, क्योंकि ये पूरा सेंटर टू सेंटर रहता है नहीं टूल, जिसकी वजह से ये एक छोटा सा बन जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देता है टूल रेस्ट के ऊपर 10 डिग्री के कोण पर। तो टूल रेस्ट का जो है कि 10 डिग्री के एंगल से कोई मतलब एंगल हम लोग कवर करेंगे। जब हम लोग को चैम्पर करना होता है तो हम लोग एंगल देते हैं। तो हम लोग कैसा बांधेंगे? तो वर्क पीस के एकदम सेंटर हाइट में, यानी कि बीचों बीच इसका जो बीच लाइन होगा
उस जगह हम लोग जब टूल को बांधेंगे तो एकदम काफ़ी अच्छे से इक्वली कट जाए, तो कि हम लोग का पिप भी नहीं बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, हम 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया है सेरेमिक टूल मटेरियल जनरली परफॉर्म पुअरली इन विच टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन। यानी कि क्या बोला जाए कि सिरेमिक टूल मटेरियल जो कि आमतौर पर किस प्रकार की मशीनिंग प्रक्रिया में खराब प्रदर्शन करती है। तो हम लोग बात करें सिरेमिक की, तो सिरेमिक हम लोग का इस्तेमाल करते हैं मुख्यतः जो कि सिंगल पॉइंट टूल में इस्तेमाल करते हैं। सिंगल पॉइंट जो भी टूल है उस स्थिति में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिंगल पॉइंट टूल का इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ करते हैं, तो हो गया हम लोग का लेथ मशीन, मिलिंग नहीं होगा, लेथ हो गया, शेपर, स्लोटर, प्लेनर, ये सारा में जो हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, सिरेमिक का इस्तेमाल जो है कि किस स्थिति में हम लोग का पूरा खराब जो है कि बनेगा, खराब होगा। तो हम लोग जो इसको मिलिंग वगैरह में अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का खराब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन भी दिया है इंटरपोर्टेड कटिंग लाइक मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में जब हम लोग का सिरेमिक टूल का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है कि जल्दी खराब हो जाएगा। वहीं फिनिशिंग और हार्डनिंग स्टिचिंग के लिए भी हम लोग जो कि सिरेमिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। फिनिशिंग कटिंग के लिए जो ऊपर में फिनिशिंग हो गया तो यहाँ पे भी फिनिशिंग आराम से हो जाएगा। हाई स्पीड टर्निंग में जो है कि कास्ट आयरन के हाई स्पीड टर्निंग कर रहा तो उस समय सिरेमिक टूल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन वहीं पे अगर बात करें कि मिलिंग मशीन में, तो मिलिंग मशीन का जो कटर होता है वो जो है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से बनी होती है और वो जो है कि हमारा लोग का हाई स्पीड स्टील मटेरियल का बना होता है। वहाँ पे हम लोग सिरेमिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर। अगर वो बीट की बात करें, यहाँ पे जो हम लोग अलग अलग इंसर्ट लगाते हैं, बीट लगाते हैं, वो कार्बाइड का लगाते हैं। कार्बाइड टूल होता है जो कि आराम से किसी भी मटेरियल को काटने में काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण योग जो है कि अपना भाग निभाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द चक साइज ऑफ ए सैडल टाइप टर्रेट लेथ। ये बोल रहा है कि सैडल टाइप टर्रेट लेथ में चक का जो साइज होता है वो कैसा होता है, कितना होता है। तो अगर हम लोग बात करें सैडल टाइप टर्रेट लेथ में, तो यहाँ टर्रेट लेथ की चक की ही बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका। अगर बात करें यहाँ पे चक की, तो ये ओवरऑल अप टू 900 mm जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ी है, मैं आपको एक बार करके पढ़ा दूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल आधारित शीतलक यानी कि कूलेंट के बारे में बात कर रहा है जो सामान्यतः खनिज या सिंथेटिक तेल होता है जिससे तनुकरण यानी कि आपका हीट प्रोसेस के बिना उपयोग किया जाता है तथा ब्रोचन, थ्रेडिंग और गियर कर्तन जैसे गुरु मशीन का मतलब लेथ मशीन कार्य मशीनों प्रचालन के लिए उपयुक्त है। कुल मिला के ये बोल रहा है कि हम लोग का किस प्रकार का ऑयल का प्रयोग जो है कि सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। कब? जब हम लोग ब्रोचिंग कर रहे हों, थ्रेडिंग कर रहे हों, गियर कटिंग हो रहे हैं जो कि और या फिर लेथ मशीन जैसे मशीनों के द्वारा, तो हम लोग उस स्थिति में किसका प्रयोग करना चाहिए, तो स्ट्रेट ऑयल और नीट ऑयल का। जो भी हम लोग का जो यहाँ के ओरिजिनल ऑयल है जो नीट है, कोई भी किसी प्रकार का मिलनसार नहीं है, किसी में जो इसमें किसी प्रकार का अशुद्धि नहीं है, तो वैसे ऑयल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा लेथ उपसाधन दो समायोज्य जबड़ों से बना है जो खरादी औजार मतलब टूल जो लेथ टूल के विपरीत स्थिर होता है। इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर की बात करें हम लोग तो ऐसा जो है कि ये बोल रहा है कुल मिला के लेथ मशीन में जो कि हम लोग का जो यहाँ पे टूल लगा हुआ है, तो टूल के अपोजिट डायरेक्शन में इस और कोई एक ऐसा जो है कि औजार होता है जो कि दो समायोजित होता है, यानी कि जिसका कि दो जा होती है। क्लियर। दो जबड़े होती हैं और वो जो है कि टर्निंग के समय जो है कि टूल के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी होती है। तो ऐसा जो है कि दो प्रकार की होती है। एक हम लोग उसको बोलते हैं ना स्टडी रेस्ट। क्या होता है, तो स्टडी रेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बात करें स्टडी रेस्ट कितना प्रकार, तो स्टडी रेस्ट में मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा, एक होता है हम लोग का फिक्स्ड टाइप स्टडी रेस्ट, ठीक है, फिक्स्ड टाइप स्टडी रेस्ट। क्लियर। दूसरा होता है फ्लोवर या फिर बोल सकते हैं ट्रैवलिंग, दोनों इसका नाम हो जाएगा, फ्लोवर टाइप स्टडी रेस्ट या फिर ट्रैवलिंग टाइप स्टडी रेस्ट, इसका जो है कि हो जाएगा। तो कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। आपका एक होता है फिक्स्ड टाइप, एक होता है फ्लोवर टाइप।
अब अगर वही बात करें कि इस्तेमाल इसका क्या है, तो फिक्स्ड स्टडी रेस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है कि एक सर्कल में होती है और इसके ऊपर 3 जबड़े होते हैं और तीनों का कोण जो है कि कितना होता है, तो 120 डिग्री के एंगल में होते हैं, यानी कि हर एक दूसरा कोण एक दूसरे के 190 डिग्री के कोण पर होते हैं। ये होता है हम लोग का फिक्स्ड स्टडी रेस्ट। वहीं पे बात करें अगर हम लोग का फॉलोवर स्टडी रेस्ट या फिर ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट की, तो वो उसका जो एंगल होता है वो उसमें 2 जबड़ा होते हैं और जो कि दोनों आपका जो है कि 90 डिग्री के कोण में आपको देखने को मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्योंकि जब इधर से तीसरा हम लोग लगा रहे होते हैं तो तीसरा स्थिति में हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, तो मशीन लेथ मशीन का टूल होता है, लेथ कटिंग टूल, जो कि इसको झटका देने से रोकता है। अब इसका इस्तेमाल की अगर बात करें कि स्टडी रेस्ट का इस्तेमाल क्या है, तो ये मुख्यतः जो कि लंबे सिलेंड्रिकल जॉब पर जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं या टर्निंग कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि अगर जब हम लोग का ज़्यादा लंबा है तो ये बीच से बैंड होने की चांसेस रहती है। ठीक है, कुछ हम लोग का मेटल जो है इस तरह से हल्का बैंड हो जाता है, तो जब हम लोग स्टडी रेस्ट लगा देते हैं तो बैंड नहीं होती है और उसको जो है कि इक्वली भार में जो है बनाए रखती है। और हम लोग स्टडी रेस्ट लगा के जब उसको कटिंग करते हैं तो जब बैंड नहीं होगी तो हम लोग का सही और स्मूथली कटिंग होता है। अगर बैंड हो जाएगी तो क्या होगा कि एक साइड का मटेरियल ज़्यादा और एक साइड का कम मटेरियल काटेगा, जो कि हम लोग का साइज के रूप में नहीं बन पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉलोवर स्टडी रेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखिए किसी भी सवाल पर इतना अच्छा से मैं डिटेल समझाते जा रहा हूँ जो कि आपको आने वाले हर एग्जाम में आपको ये काम देगा। अगर इससे एक भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको छोड़ने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा डीप ही बता दे रहा हूँ कि आपका हर एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कराएगा। अगर आप लोगों को देखिए मेरा मेहनत अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक से पैसा मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। लाइक से क्या होता है ना कि वीडियो का फैलाव होता है, और जब वीडियो का फैलाव होगा मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो भाई हमने जो मेहनत किया उस पर अच्छे खासे लाइक आ रहे हैं। तो आप लोग जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ जो भी इसमें है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है वो BTSC का हो गया, या फिर BTSC में 2 डिपार्टमेंट आपका एग्जाम होने वाला है, वर्क इंस्पेक्टर का बात करें और दूसरा जो है कि पंप ऑपरेटर। तो दोनों के लिए मैं जो है कि आपके लिए अकॉर्डिंग जो है कि मैं क्वेश्चन लाते रहूँगा। आप कंटिन्यू वो सारा का भी क्लास चलेगा। फिर आप देख सकते हो कि इसरो का आपका एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसरो का, फिर आपका ECIL का, तो सारा एग्ज़ाम आपका जो कि कंडक्ट होगा। और मैं जो सबके लिए जो कि कंटिन्यूअस अब क्लास लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग जो कि जुड़े रहना और जो है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा खुश होकर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँ। नहीं दे 15 नंबर। और इससे पहले भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि फीटर का देखने के लिए तो आपको हज़ारों हज़ार टीचर आपको बाजार में मिल जाएंगे। फीटर का हर कोई पढ़ा रहा है, हर कोई, पर आपको जो कि मशीनिस्ट और टर्नर कोई नहीं पढ़ाता है। सबका हेडिंग में क्या रहता है, फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन सारा का सारा वो फीटर का ला देते हैं, या टर्नर वाला बैठा रहता है, मशीनिस्ट वाला। उनको क्या होता है, मैक्सिमम 60% हेल्प मिलता है, 40% के लिए फिर वो कहाँ जाएंगे, तो फिर तो अपने से उसको सर पढ़ना पड़ेगा। पर इस चैनल पे क्या है ना कि फीटर पे जितना मेहनत किया तो उतना ही आपको टर्नर पे और उतना ही जो है कि आपको मशीनिस्ट वाले के लिए भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर, तो तीनों को जुड़िए और तीनों के लिए मैं काफ़ी अच्छे से अच्छे एक से बढ़ के एक कॉन्टेंट लाया करूँगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि व्हेन द प्लंजर ऑफ ए डायल गेज, यानी कि डायल गेज है उसमें जो प्लंजर है उसके बारे में बात कर रहा है शायद। यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ पे प्लंजर इज प्रेशर एंड रिलीज, बट इस पर जो है कि हमने प्रेशर दिया उसके बाद जो है कि रिलीज, बट द नीडल डज नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल रीडिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या बोल रहा है कुल मिला के कि एक हमने जो कि डायल टेस्टिंग इंडिकेटर है, डायल टेस्टिंग इंडिकेटर की बात करें, ऐसा कुछ होता है सर्कल, उसके नीचे में एक प्लंजर लगा रहता है। यहाँ पे क्या है कि एक कांटा होता है, 2 कांटा होती है, एक बड़ी और एक छोटी। जब बड़ा एक पूरा चक्कर लगाता है ना तो छोटा अपना जगह से 1 नंबर आगे बढ़ता है। क्लियर, तो यहीं पे बात बोल रहा है कि जब हमने प्लंजर को प्रेस किया तो कांटा जो है कि मूव किया। ठीक है, कांटा जो हम लोग का मूव किया, बट जब हमने प्रेस को रिलीज किया तो कांटे अपने जगह को वापस नहीं जा रहा। ये किस वजह से, तो ये जो एरर हुआ वहाँ पे उस एरर को क्या करते हैं, क्या बैकलैश एरर बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं, पैरेलल एरर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, तो इसको जो हम लोग हिस्टोरिस्ट एरर बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। प्लंजर अपना जगह पर रिटर्न नहीं जाना, वो हिस्टोरिस्ट एरर हो जाएगी। कई बार जो देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज पूछ लेता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज क्या होता है, तो आप लोग को बता दें कि डायल टेस्ट इंडिकेटर जो कि ओवरलेस जॉब को
चेक करने के लिए काम आता है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर। कई बार आप बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ लेता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर किस टाइप का इक्विपमेंट है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, बट ये गलत होता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर हम लोग का चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। किसको चेक करता है? तो एक सिलिंड्रिकल जॉब को ओवरलेस को, या फिर एक फ्लैट जॉब को ओवरलेस को। किसी भी जॉब को ओवरलेस या फिर ऊपर नीचे जो बारीक हल्का सा ही बना रहेगा, तो इसमें जो कि काफ़ी अच्छे से दिखेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एक छोटा सा जॉब पे हल्का सा बारीक रहता है, तो हम लोग को नॉर्मल आंखों से नहीं दिख पाता है कि कहाँ पे गैप है, कहाँ पे ऊपर नीचे है। तो ये क्या करते हैं ना कि उसको काफ़ी अच्छे से अपने स्केल पर जो सर्कल रहता है उस पर दिखा देता है वॉच घड़ी पे कि यार कितना बड़ा एरर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोलता है निम्न में से कौन सा संभवतः सीएनसी प्रोग्राम संचालन का प्रथम भाग है। तो सीएनसी का मशीन जब हम लोग वर्क कर रहे होते हैं सीएनसी में, तो सीएनसी में सबसे पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन है स्पिंडल स्पीड, फीड रेट, टूल सिलेक्शन या प्रोग्राम नंबर। तो सीएनसी का जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जो कि प्रोग्रामिंग नंबर को डालेंगे। प्रोग्रामिंग नंबर डालने के लिए कुछ स्टेप्स हम लोग परसेंटेज का एक सिंबल देते हैं, उसके बाद जो कि प्रोग्रामिंग नंबर डालते हैं। मान लीजिए हम लोग डालते हैं G500 20 10 तो N20, इस टाइप से जो है कि हम लोग कर करके एक प्रोग्रामिंग नंबर को डालते हैं। फिर वहीं पर बात करें टूल सिलेक्शन, जो इसके बाद आएगा फीड रेट, स्पिंडल स्पीड, ये सब जो कि प्रोग्रामिंग नंबर के बाद ये सब आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि टर्निंग ऑपरेशन में टूल भार को कैसे कम किया जाता है। यानी कि टर्निंग के ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं तो उस समय टूल के लोड को हम लोग कम कैसे करें। ऑप्शन देता है कट की गहराई बढ़ाकर, तो जिन्हें अगर डेप्थ कट अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो उसमें क्या होता है कि वो झटका जो है कि फील करेगा, वहाँ पे झटका लगेगा जिससे कि हम लोग का टूल भी टूट सकता है। फिर बोलता है कौन सी टूल का उपयोग, यानी कि एक स्पायरल टूल का इस्तेमाल करते हो। जी नहीं, स्पायरल टूल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा कटिंग चाल कम करके, यानी कि कटिंग स्पीड की जो आरपीएम यानी फीड रेट है उसको कम कर दे, या फिर रोटेशन को कम कर दे, तो जी नहीं, इससे भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रसारण दर कम करके, यानी कि कटिंग स्पीड का जो रेट है, रेट ऑफ कटिंग रेट का, उसको हम लोग कम कर सके, जो कि टर्निंग ऑपरेशन का लोड को हम लोग कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करें 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 18 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दिया है एक वर्नियर कैलिपर के मुख्य स्केल पर 1 मिलीमीटर के विभाजन है। यानी कि हर एक वर्नियर स्केल है जिसमें कि 1 मिलीमीटर का विभाजन दिया है। क्लियर। इसके वर्नियर स्केल पर 20 बराबर विभाजन हैं जो मुख्य स्केल पर 16 विभाजनों के साथ मेल खाते हैं। इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होगा? क्लियर। ये काफ़ी बहुत ही अच्छा है, यानी कि कुल मिला के आपको जो कि लिस्ट काउंट निकालना सिखा दे रहा है। किस टाइप का? यहाँ पे देखिए आपको जो है कि इसके लिए मेन स्केल कितना बोला, वर्नियर स्केल जो है कि 20 बराबर भाग है, उस पर जो कि 16 विभागों में विभाजित है, यानी कि 20 बराबर 16 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसको बनाते कैसे हैं? हम लोग जब भी लिस्ट काउंट निकालने की बात ही आती है तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, इसका जो है होता है। क्लियर। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो जस्ट उसी पे बैठा देंगे। जब एक मेन स्केल डिवीजन की बात करें तो एक मेन स्केल डिवीजन का कितना दिया? 1। अब वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करें तो 16 जो है कि 16 दिया है आपका बटा में 20, 16 बटा में 20। जब आप इसका एलसीएम में 20 में से 20 बटा 16 तो कितना हो जाएगा? तो 20 में से ऊपर गया 20, आपका यहाँ पर जाएगा 20 माइनस 16 बटा में 20, तो कितना हो गया? तो पूरा में ये है तो 20 में 16 गया तो 4 बटा में 20। जब आप इसको 20 से 4 को भागा दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.0, 20 दूनी के 40, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर 0.2 जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके थ्रू जो कि लिस्ट काउंट निकाल के आप बना सकते हैं। कई बार देखिए 2-3 तरह का क्वेश्चन बनता है और फिक्स्ड क्वेश्चन है। एक बोल देगा कि 20 बराबर भागों में 19 जो है कि 19 विभाजन है, बोल देते हैं कभी 50, 49, फिर जो भी ऐसा कुछ 8-10 जो कि 18, ये 19, 20, 9, 10, कुछ ये स्टैंडर्ड नंबर साइज है, आप वहाँ से बना सकते हैं कुछ, या फिर ये अलग दिए। हालांकि मैंने जो भी बता दिया आप इससे किसी भी प्रकार का देगा तो आप काफ़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करें 19 नंबर क्वेश्चन में, तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि टंगस्टन आधारित HSS, क्या बोल रहा है? टंगस्टन आधारित HSS टी प्रकार में टंगस्टन का प्रतिशत सामान्यतः डैश की रेंज में होता है।
टंगस्टन आधारित HSS। HSS का मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा। HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील, पूरा नाम क्या होता है? हाई स्पीड स्टील। ये किसके मिश्रण से बना होता है? तो टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। इसके अगर रेशियो की बात करें कि तीनों मटेरियल जो है कि तीनों धातु उसमें कितने रेशियो मिला होते हैं, तो टंगस्टन का भाग इसमें जो कि 16 होता है। वहीं पर क्रोमियम की बात करें तो 4 होता है, और वेनेडियम की बात करें तो 1 होता है। तो 16, 4, 1 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लगभग देखिए आपको क्या दिया है, एक रेंज दिया हुआ। तो कितना हो जाएगा? 12 से 18, 12 से 18। और किस में आ रहा है? 16 में लगा, क्या किसी और में आएगा? तो 20 से 25 ज़्यादा हो जा रहा है, 6, 4 से 6 बहुत कम, 8 से 10 बहुत कम। यहाँ पे 12 से 18, 12 से 18 के रेंज में कौन सा रहा? तो हम लोग का 16 आता है। तो ये कौन सा है? यानी कि हम लोग को ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। वहीं पर क्रोमियम बोलता है तो आपको यहाँ पे 4 से 6 देता है। वेनेडियम की बात करते हैं 0.8 से लेकर 1.4 समथिंग तक एक रेंज होती है। क्लियर? तो ऐसे आपका जो मुख्यतः क्या होता है, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम की बात करें तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो है कि 18, 4 और 1 होता है। क्लियर? कितना होता है? 18%, 4% और 1%। सॉरी, आपको जो है कि समय रहते मैं आप सुधार लिया, मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया था आई थिंक, जो कि गलत था। वो होता है 18, 4 और 1। टंगस्टन, क्रोमियम एंड वेनेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? व्हेन यूजिंग ए सरफेस प्लेट एंड वी ब्लॉक इन ए मैकेनिकल वर्कशॉप व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए क्लैंप। तो ये आप क्या बोलना चाह रहा है? यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि आपका जो है यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो वर्निक कैलिपर में, एक सेकेंड यहाँ पे, एक मिनट, भी ब्लॉक जो है कि सरफेस वर्क पीस पर क्या बोल रहा है कि भी ब्लॉक वर्क सरफेस प्लेट पर क्या कार्य करता है मैकेनिकल वर्कशॉप में, इसका क्या पर्पस है। तो हम लोग देखिए भी ब्लॉक का काम करता है। भी ब्लॉक का हमने एक सवाल भी था इससे पहले, तो हम लोग भी ब्लॉक का वहाँ पे यूज पूछा गया था। भी ब्लॉक का यूज क्या होता है? तो एक सिलेंड्रिकल जॉब का जो है कि सिलेंड्रिकल जॉब को यहाँ पे होल्ड करने के लिए हम लोग भी ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे थे। क्लियर? और वो ये क्या बोला कि सरफेस प्लेट पे इसका क्या प्रयोग है? तो सरफेस प्लेट पे इसको रख के जो हम लोग होल्ड करेंगे, सबसे पहले तो भी ब्लॉक के ऊपर हम किसी सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करेंगे, और जो है कि सिक्योर करेंगे एक सिक्योर साइज में हम इसका जो है कि किसी वर्क पीस का हम जो है कि मेजरिंग भी कर सकते हैं, सेंटर वगैरह निकाल सकते हैं। तो किसके द्वारा करेंगे? टू होल्ड वर्क पीस सिक्योर, लेने का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छी है, जो कि सीएनसी प्रोग्राम से दी गई है। तो सीएनसी प्रोग्राम में पूछ रहा है कि सीएनसी प्रोग्राम बेसिकली व्हाट डू द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट टाइपली रिप्रेजेंट। यानी कि देखिए अगर बात करें सीएनसी में, तो सीएनसी में मुख्यतः 3 एक्सिस होती है। कौन कौन सा? एक होती है हम लोग का एक्स एक्सिस, एक वाई और एक जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कौन सा होता है? एक्स की बात करते हैं एक्स हम लोग यहाँ हो जाएगा, वाई यहाँ और जेड इस जगह। तो एक्स एक्सिस हम लोग का जो है आप लोग का हॉरिजेंटली, वाई जो है वर्टिकल, और जेड है एक एंगुलर में कटिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि टोटल कितना एक्सिस होता है? 3 एक्सिस होता है। कौन कौन सा? एक्स, वाई और जेड। तो हॉरिजेंटल वर्टिकल में अगर काम करना है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में काम करेंगे। वहीं एंगुलर की बात करते हो वहाँ पर हम लोग का जेड एक्सिस लग जाता। आप अपने फिंगर को जो कि 3 उंगली को करना, 3 उंगली से थंब को उसके नीचे और उसके नीचे जो 3 उंगली है उसको जो है कि कुछ ये शेप में आप उसको एक जो है कि यहाँ पे एक रखो, एक उंगली को कुछ इस डायरेक्शन में, एक को इस डायरेक्शन में, और एक को जो है कि ये वाला जो है पीछे की ओर जाएगा, ना कि ऊपर वर्टिकल। और ये वाला भाग जो है कि थंब जो है कि आपका ऊपर की ओर जाएगा और ये पीछे की ओर, प्लस ये जो है कि आपका साइड में इधर रहेगा। तो यही तीनों जो है कि आपकी उंगली को प्रदर्शित करता है। क्लियर? जो कि सीएनसी के भाग को दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि क्या है कि 300 आरपीएम पर 60 मिलीमीटर व्यास वाले पूर्व वेधित छिद्र, यानी कि एक हम लोग को आरपीएम यहाँ पे दिया गया है। आरपीएम की बात करें तो 300 आरपीएम है, जो कि डायमीटर 60 डायमीटर के एक जो है कि ड्रिल बिट से हम लोग को एक हॉल करना है। तो कटिंग स्पीड ज्ञात करें। कटिंग स्पीड जो है कि क्या होगा ज्ञात करना। सबसे पहले बात करें कि इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि आरपीएम हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो एन से, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, इसका जो क्या होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, इसका जो है कि फुल फॉर्म होता है। फिर वहाँ पे आगे है डायमीटर के लिए स्मॉल डी होता है,
जो कि स्टेप्स हम लोग नोट करते हैं। क्या है ये हम लोग का 60 में दिया है, आरपीएम कितना दिया है तो 300 दिया है। फिर हम लोग का जो क्या है कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड की हम लोग बात करते हैं, कटिंग स्पीड को हम लोग भी से डिनोट करते हैं और वही जो हम लोग फाइंड आउट करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कटिंग स्पीड यानी कि v इजकल टू, कटिंग स्पीड लिख सकते हैं आप, v भी लिख सकते हैं, तो v इजकल टू पाई डी एन अपॉन 1000। डी फॉर क्या हो गया डायमीटर, एन फॉर आरपीएम, पाई फॉर कमान या तो हम 3.14 रखें या फिर 22/7 भी हम ले सकते हैं। मुख्यतः केस में 3.14 लेने के बनाने से काफ़ी इजी हो जाता है। अब जहाँ जो दिया हुआ है जस्ट लाइक वैसा ही हम लोग लिख लेते हैं। डायमीटर कितना है तो 60 डायमीटर है, आरपीएम कितना दिया है तो 300 दिया हुआ है और वहीं पे नीचे में ये 1000 होगा, ठीक है 1000। तो ये 10 जब यहाँ से हटेगा तो 2 जीरो यहाँ पे बैठेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं 4 छक 24, 24 दिए कितना होता है 24 का 4 से गुना कर 24 थे 72 हो जाएगा, चाहते हैं क्या 12 का 2 हासिल है 3 6 7 24 थे 72 यानी कि 2। तो यूनिट जो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 72। जब इसको हम लोग तीनों को जब आपस में गुना करेंगे किसको किसको 314 मल्टीप्लाई 18 कर देते हैं, ठीक है 832 का 2 हासिल 3। और यहाँ पे जब हम लोग इसको कटिंग शटिंग करेंगे जब सारा कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पे 56.5 मीटर पर मिनट इसका जो है कि राइट आंसर होगा। अब लोग इसको काफ़ी आसानी से भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। कैलकुलेशन बस क्या आपको करना है, तो कैलकुलेशन जब आप लोग करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैसे है। बस जस्ट लाइक आपको इसी टाइप से बैठाना है तो इसका कट राइट आंसर क्या हो जाएगा 56.5 मीटर पर मिनट इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या पृष्ठ प्रमापन यहाँ की सरफेस गेज का उपयोग नहीं है। सरफेस गेज की बात करें तो सबसे पहले बात की सरफेस गेज होता क्या है, सरफेस गेज किस टाइप से, सरफेस गेज 2 प्रकार का होता है। सरफेस गेज हम लोग का 2 प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज, फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज या फिर उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल गेज के रूप में भी। एक होता है यूनिवर्सल, क्या होता है यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज, ठीक है। तो इसका हम लोग यूनिवर्सल में हम लोग क्या आता है कि उसमें नीचे में एक भी स्लॉट भी कटा होता है जो कि हम लोग लेथ मशीन के बेड के ऊपर रखकर हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सरफेस गेज का क्या यूज नहीं है, तो यूज क्या क्या है, तो अगर हम लोग को जानकारी है तो क्या नहीं है वो हम लोग कर लेंगे। क्या हम लोग मशीन पर वर्क करते समय उसको संरेखित एक अलाइनमेंट करने के लिए, तो जी हाँ किसी भी वर्क पीस मान लो एक सिलेंड्रिकल का वर्क पीस है तो हम लोग को यहाँ से लेकर इसका एक सेंटर लोग को जानकारी प्राप्त करना है तो हम लोग सरफेस गेज के सहयोग से हम लोग मान रख जो है कि इसको प्राप्त कर लेते हैं। फिर होता है बीमार स्थान यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पे जब इंडक्शन कर रहे होते हैं मिलिंग मशीन में इंडक्शन ऑपरेशन करना होता है या फिर क्या बोलते हैं आपको गियर हॉबिंग में गियरिंग कटिंग में जो हम लोग को इंडक्शन करना होता है उस समय हम लोग सरफेस गेज का बहुत ही अच्छा से इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपका लेथ मशीन में टूल बांधना होता है उस समय जॉब को अलाइनमेंट करना होता है उस समय हम लोग जो कि सरफेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर होता है विमान स्थानांतरित करना, फिर समांतर रेखा खींचना, एक पैरेलल लाइन खींचना, तो वहाँ पे भी हम लोग सरफेस समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोग जो है कि किसका सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो किसका नहीं करते हैं तो उपयोग क्या नहीं है, तो हम लोग जो स्क्रू पिच का माप करने लगे तो स्क्रू पिच का हम लोग चेक करने के लिए किसी भी थ्रेड का पिच करने वहाँ पे जो हम लोग किसका नहीं करते हैं तो स्क्रू पिच का हम लोग सरफेस गेज के तरह माप नहीं कर सकते। क्लियर। तो स्क्रू पिच यानी कि जो कि थ्रेड को चेक करने के लिए हम लोग स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल किस में करते हैं तो थ्रेड को चेक करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थ्रेड को चेक करने के लिए हम लोग स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। देखिए आज का वीडियो में देखिए टाइम हम मान सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा। आई थिंक रिकॉर्ड करने में हो सकता है कि आपको 1 से 1.5 घंटा भी लग जाए, बट यहाँ पे जो आपको सवाल जो है कि एक सवाल से मैं काफ़ी ज़्यादा सवाल आपको यहाँ पे करा रहा हूँ तो टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा। तो नहीं देखते 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, टूल वेयर इज ग्रूविंग इज मोस्ट सर्वर एट। तो टूल ग्रूविंग जो है ग्रूव टूल का घिसाव जो कि सबसे अधिक किस स्थान पर होता है। तो मतलब बात करें कि टूल ग्रूविंग जो है टूल वेयर ग्रूव टूल का जो कि सबसे जो खराब होता है वेयर होता है वो किस स्थिति में होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द साइड फ्लैंक रजिस्ट ऑफ द टूल, यानी कि जब हम लोग उसका फ्लैंक जब घिसता है तो उसमें हम लोग का ज़्यादा खराब होता है। क्लियर। नेक्स्ट होता है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ पे अगर बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की
तो आपलाव शीतलक का उपयोग मुख्य रूप से डैश के लिए किया जाता है। आपलाव शीतलक के लिए कूलेंट का बात कर रहा है, तो कूलेंट का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? क्या कटिंग क्षेत्र को प्रभावी ढंग से ठंडा करने के लिए? तो हम लोग सबसे बड़ी बात है कि कटिंग टूल का इस्तेमाल हम लोग करते कब है? वो शीतलक यानी कि कूलेंट की बात कर रहा है। किसका? कूलेंट की। तो कूलेंट का हम लोग का मेन उद्देश्य होता है कि कभी भी हम लोग को वर्क पीस, किसका बात कर रहा है? वर्क पीस और टूल को जब आपस में रगड़ता है, कटिंग करता है, जब टूल जो वर्क पीस को काटता है उस समय इसको टूल को ठंडा करने प्लस वर्क पीस को ठंडा करने के लिए हम लोग कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। शीतलक प्रदान करने के लिए, प्रदान किए बिना केवल छीलन को बहाने के लिए, क्या फ्लश करने के लिए सिर्फ कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो जी नहीं, फ्लश के लिए भी करते हैं, बट क्योंकि आपका जो प्रीवियस जो 8 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था उसमें ये भी एक क्वेश्चन था, क्या फ्लश के लिए हम लोग कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो जी हाँ, आपको जो कि कटिंग के लिए प्लस फ्लश के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, ठीक है। कर्तन क्षेत्र को प्रभावी ढंग से शीतलक करने के लिए, यानी कि कटिंग पॉइंट को जो हम लोग जहाँ जिस स्थान पर कटिंग कर रहे हैं, जो कटिंग पॉइंट जो हो रहा है क्या हीट होता है उसको ठंडा करने के लिए। तो जी हाँ, सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। फर्स्ट में आपका ये आ जाएगा और सेकेंड में आप इसको रख सकते हैं कि फ्लश भी किया जा सकता है कूलेंट के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या देता है? द स्विंग इज द डैश डायमीटर ऑफ द वर्क व्हाट विल रिवॉल्व ओवर द लेथ सैडल। यानी कि बोल रहा है कि हम लोग का लेथ मशीन के में जो कि मैक्सिमम हम लोग कितना किसी वर्क पीस को हम लोग जो घुमा सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग को चक, उसमें जितना बड़ा हम उसमें चक बांधेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग जॉब को होल्ड कर सकते हैं। जब चक बड़ी होगी तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइज को जो चक होगी उतना लार्ज साइज जो हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग जॉब को रोटेट कर सकते हैं, यानी कि लार्जर साइज इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो नहीं देते 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या देता है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एंगल प्लेट इज मैकेनिकल वर्क पीस वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसको अगर हिंदी में बोले तो यांत्रिक मतलब कि मैकेनिकल वर्कशॉप में एंगल प्लेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मैकेनिकल वर्कशॉप में जो एंगल प्लेट है उसका जो मेन वर्क थी है वो है वर्कशॉप में लंबवत यानी स्थिति को सहारा देने, जो लंबे वर्कपीस होते हैं लंबे वर्कपीस को सहारा देने हम लोग जो वर्कपीस जो है एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर, सो नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप शॉप फ्लोर के अनुरक्षण डैश में सहायता करता है। तो स्क्रैप में कमी करने के लिए वर्कशॉप जो शॉप फ्लोर का जो इंस्पेक्शन होता है वो स्क्रैप में कमी लाने के लिए किया जाता है, ना कि आपको डाउन टाइम में वृद्धि करने से क्या होगा तो घटाई हो जाएगा, तो इसको तो हम लोग करेंगे नहीं। दूसरा, परिचालन की दक्षता में कमी यानी कि जो हम लोग वर्क स्पीड हो रहा है उसको कमी करने के लिए तो जी नहीं, कभी नहीं ऐसे करना होता है। सामग्री की आवाजाही के प्रवस्थ जैसे सहायक कार्यों में कमी लाने के लिए अगर किसी भी कमी का बात होगा तो ये हम लोग का नहीं होगा, बट कि हाँ स्क्रैप में अगर कमी करना है तो उसके लिए हम लोग चूँकि सॉफ्ट फ्लोर में इंस्पेक्शन का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मशीनन में मिस्ट स्नेहन यानी कि मिस्ट लुब्रिकेशन का उपयोग मुख्य रूप से डैश के लिए किया जाता है। तो मिस्ट लुब्रिकेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हम लोग इसका जो प्रयोग करते हैं न्यूनतम तरल पदार्थ से करते हैं अंतर्वृष्ट को स्नेहन करने के लिए, कि मिनिमम जो है कि मिस्ट लुब्रिकेशन का बात करें यानी कि एक प्रकार के एक अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेशन का, तो हम लोग इसके लिए जो है कि मिनिमम यानी कि कम मात्रा में हम लोग जो है कि मटेरियल कम मात्रा में लुब्रिकेंट को डालकर जो है कि आपको टूल को ठंडा करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट बात करें 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देता है द हेड स्टॉक इज माउंटेड ऑन द विच साइड इज द लेथ मशीन। तो लेथ मशीन में हम लोग का हेड स्टॉक किस ओर माउंट होता है? तो हमने इससे पहले भी कई बार बता दिया है कि यहाँ पे आपका टेल स्टॉक और यहाँ पे आपका हेड स्टॉक। तो हेड स्टॉक किस साइड में हो गया? तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। और यहाँ पे बात अगर टेल स्टॉक की तो हम लोग का कितना होता है? राइट साइड में हो जाता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या देता है? इन लेथ ऑपरेशन प्लेन टर्निंग ऑपरेशन इज डिफाइंड एज। तो इसका क्या होता है 31 नंबर की? तो बोल रहा है कि लेथ मशीन ऑपरेशन और प्लेन टर्निंग ऑपरेशन को क्या परिभाषित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रिमूविंग एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वर्कपीस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर है। चलिए आज के क्लास में जो कि हम लोग टोटल जो कि 31 क्वेश्चन को ही रखते हैं, यानी कि कितना के 1 से लेकर 31। अगले जो मैं क्लास लूँगा उसमें जो कि 32 से लेकर आपका पूरा 70 क्वेश्चन होगा। ये एक नंबर क्लास ये होगी, ए पार्ट बी ये बन जाएगा। और पार्ट सी की अगर हम लोग बात करें
तो पार्ट सी में आपका जो है कि 71 से लेकर 100 तक रखूँगा मैं। इसमें क्या होगा, तो WCS और ED होगा, WCS और ED होगा। और दूसरा जो लाऊंगा मैं 100 से लेकर 120 के लिए, ये जो है कि पार्ट डी में लाऊंगा, चौथा पार्ट में, जिसमें कि आपका मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग को क्लियर थी, तब तो जो कि आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग बनाते रहो। क्वेश्चन 32 में आप लोगों को दे देता हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख लो क्या है। प्रति मिनट प्रभरण F की गणना डैश के रूप में किया जाता है, जहाँ F इक्वल टू मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन है, N इक्वल टू रेवोल्यूशन पर मिनट है, और डायमीटर इक्वल टू मिलीमीटर यहाँ पे दिया गया है। तो फीट का फॉर्मूला क्या होता है, फीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आप लोग इसको देख लेना भैया। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले थैंक यू एंड बाय बाय।